हम सब इतिहास पढ़ते हैं लेकिन कुछ कहानियां वो कहीं खो सी जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हीरो की जिसे भुला दिया गया। नाम था कालू मेहर, कुमाऊं का वो बागी जिसने 1857 में पहाड़ों में आजादी की पहली आग जलाई थी। तो सवाल यही उठता है, मतलब 1857 के बड़े बड़े नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? पर ये कालू मेहर कौन थे? पहाड़ों में अंग्रेजों के खिलाफ एक सीक्रेट आर्मी बनाने वाला ये शख्स, इसकी कहानी क्यों दबी रह गई? चलिए आज इसी गुमनामी के पीछे की वजह को समझते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस वक्त के कुमाऊं में 1790 तक चंद वंश था, पर वो आपसी लड़ाई में ही कमजोर हो गया। फिर 1804 में आए गोरखा, जिनका शासन बहुत क्रूर माना जाता था। और फिर 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं, दशकों से जो उथल-पुथल चल रही थी, उसने 1857 के विद्रोह के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब शांत दिखने वाले पहाड़ों में एक चिंगारी सुलग रही थी। अंग्रेजों को लगता था कि कुमाऊं में सब शांत है, सब कंट्रोल में है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। लोहा घाट के पास एक गांव है विसुंग। वहां कालू मेहर नाम का एक, कह सकते हैं, काफी अमीर आदमी था। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले इस इंसान के अंदर आजादी की आग जल रही थी और वो चुपचाप एक गुप्त संगठन बना रहे थे। देखिए, कालू मेहर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। वो जानते थे कि अकेले अंग्रेजों से भिड़ना लगभग नामुमकिन है, तो उन्होंने एक बहुत ही दार्डिम प्लान बनाया, पहाड़ों से बाहर मैदानों के शासकों से हाथ मिलाने का। और उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, कर दिखाया। कालू मेहर ने अपना दायरा सिर्फ पहाड़ों तक नहीं रखा, उन्होंने सीधा संपर्क किया मैदानों के सबसे ताकतवर लोगों से, रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान से और अवध के नवाब वाजिद अली शाह से। सोचिए, एक पहाड़ी विद्रोही का ये कितना बड़ा डिप्लोमैटिक मूव था। और इस गठबंधन की सबसे जरूरी कड़ी थी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पेशकश। उन्होंने कालू मेहर को एक खत भेजा और उस खत में एक बहुत बड़ा वादा था। नवाब ने कहा, विद्रोह का सारा खर्चा हम उठाएंगे, बस एक शर्त है, जब हम जीतेंगे तो पहाड़ी इलाका आपका होगा और मैदानी इलाका हमारा। ये एक जबरदस्त डील थी। अब यहाँ से कालू मेहर की स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा कमाल की और खतरनाक हो जाती है। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा था, एक डबल गेम। सुनकर शायद यकीन ना हो, पर कालू मेहर ने यही किया। उन्होंने अपने ही लोगों को दो टीमों में बांट दिया। एक टीम, जिसे वो खुद लीड कर रहे थे, वो गई नवाब के साथ, और दूसरी टीम, वो जाकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गई। प्लान ये था कि जंग कोई भी जीते, फायदा विद्रोहियों का ही होना चाहिए। मतलब अंग्रेज जीतें तो उनके लोग अंदर हैं, नवाब जीतें तो वो तो साथ हैं ही। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, पर उतना ही रिस्की भी। और ये कमाल की स्ट्रैटेजी काम कर गई। कालू मेहर के लड़ाकों ने रात के घने अंधेरे में लोहा घाट की चांदमारी छावनी पर हमला बोल दिया और उसे आग लगा दी। हमला इतना तेज और इतना अचानक था कि अंग्रेज सिपाही बस अपनी जान बचाकर भागे। ये पहाड़ों में आज़ादी की पहली बड़ी गूंज थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ बहुत दुखद था। इसकी शुरुआत हुई एक धोखे से, एक विश्वासघात से। तो हुआ ये कि विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए हथियार और पैसा अमोली गांव में छुपाकर रखा गया था। लेकिन किसी अपने ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। एक मुखबिर ने ये सारी जानकारी अंग्रेजों को दे दी, और बस अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के पहुंचने से पहले ही सारा सामान कब्जे में ले लिया और उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। और इस धोखे के जाल में विद्रोह के हीरो कालू मेहर पकड़े गए। उनके दो सबसे करीबी साथी आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह करायत लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बस एक झटके में पहाड़ों में जो आज़ादी की आग जली थी, उसे बेरहमी से बुझा दिया गया। इस बगावत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। अब देखते हैं कि जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्हें इनाम में क्या मिला। 52 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जेलों की गिनती है जहां कालू मेहर को कैद करके रखा गया था। सोचिए, 52 अलग अलग जेल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेज इस एक आदमी से कितना ज्यादा डरते थे। सजा सिर्फ कालू मेहर को नहीं मिली, उनके पूरे परिवार को मिली। अंग्रेजों ने उनका घर जलाकर राख कर दिया,
और उनके छोटे भाई ने पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। और यहीं पर दो अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ थे कालू मेहर और उनके साथी, जिनकी किस्मत में आई मौत, जेल और पूरी बर्बादी। और दूसरी तरफ थे माधव सिंह और नरसिंह जैसे लोग, जिन्होंने अपनों से गद्दारी की। और उन्हें इनाम में क्या मिला? बरेली और पीलीभीत में बड़ी बड़ी जमीनें और जागीरें। कालू मेहर की निजी कहानी तो दर्दनाक थी ही, लेकिन इसके बाद पूरे के पूरे काली कुमाऊं इलाके को सजा दी गई, और ये सजा दशकों तक चली। उस वक्त कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजे। उसने पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? ये एक फौजी कानून होता है, जहां सरकार नहीं, सेना का राज चलता है। इसका सीधा सीधा मतलब था डर का राज। सिर्फ शक होने पर किसी को भी गोली मारी जा सकती थी या बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाता था। और इस कानून का जो असर हुआ वो विनाशकारी था। काली कुमाऊं के नौजवानों पर 100 साल से भी ज्यादा 1965 तक सेना में भर्ती होने पर बैन लगा दिया गया। इलाके में विकास के सारे काम रोक दिए गए। नैनीताल का फांसी गधेरा जैसी जगह अंग्रेजों के जुल्म की निशानी बन गई। मतलब एक विद्रोह की सजा कई पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया था, लेकिन वो कालू मेहर की याद को लोगों के दिलों से नहीं निकाल पाए। उनकी कहानी पहाड़ों में आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा प्रतीक बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हिम्मत देती रही। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर कोई लड़ाई हार भी जाए, लेकिन उसका हीरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक प्रेरणा बन जाए, तो क्या उस लड़ाई को वाकई हारा हुआ कहा जा सकता है? उसकी असली विरासत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।